हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। आज हम लोगों का डिस्कशन का विषय है सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पिछले क्लास में हम लोग सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। कुछ टॉपिक छूट गए थे। आज हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। चलो दोस्तों, हम लोग डिस्कस शुरू कर देते हैं। आज का डिस्कशन का पहला विषय है सिंगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिंगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया thought through the through the Indian Constitution is federal and envies dual polity central and state। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर है जिधर में दोनों की क्षमताएं प्रयोग होती है, सेंटर के भी एंड स्टेट के भी। इट इज प्रोवाइड फॉर ओनली सिंगल सिटीजन। उसके बावजूद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम नागरिक को प्रोवाइड करती है केवल सिंगल सिटीजनशिप। दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप। यही इंडियन सिटीजनशिप। द सिटीजन इन इंडिया अलाउंस ओनली टू यूनियन। इंडिया का सिटीजनशिप लेने हैं तो यूनियन के प्रति अलायंस रहना पड़ेगा। देयर इज नो सेपरेटेड सिटीजनशिप। कोई स्टेट सिटीजनशिप नहीं है, केवल मात्र ओनली वन सिटीजनशिप है इंडिया में, वो है यूनियन सिटीजनशिप। द अदर फेडरल स्टेट लाइक यूएसए एंड स्विट्जरलैंड on the other hand adopted the system of double citizenship। यदि हम यूएस में जाए एंड स्विट्जरलैंड में जाए तो उधर देखते हैं सिटीजन की डबल सिटीजनशिप होती है। उन देशों में डबल सिटीजन की प्रोविजन चालू है। इन यूएसए ईच पर्सन इज नॉट ओनली सिटीजन ऑफ यूएसए। कोई जब हम यूएस में जाएंगे तो उधर देखेंगे केवल एक ही व्यक्ति खाली यूएस का सिटीजन नहीं है, बट ऑल्सो पार्टिकुलर स्टेट which ही बिलोंग। यूएस में कोई पार्टिकुलर स्टेट है, उस स्टेट के भी उसका सिटीजनशिप मिलेगा। जैसे हमारा हम लोगों का स्टेट इंडिया है। हम लोग का स्टेट और कंट्री का मतलब है इंडिया। इंडिया के 28 स्टेट है, प्रोविजन स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो एक ही सिटीजनशिप मिलता है, ये वो है यूनियन सिटीजनशिप। बट ऐसे अमेरिका में हम लोग जाए तो उधर यूएस के भी सिटीजनशिप मिलेगा। यूएस के अधीन जितने स्टेट आती है उस स्टेट, कोई भी स्टेट में आप लिविंग कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट का भी सिटीजनशिप मिलेगा। वे अलायंस टू बोथ एंजॉय डुअल सिटीजनशिप राइट। उन्होंने कोई भी व्यक्ति दोनों तारीख का सिटीजनशिप एंजॉय कर सकता है इन दिस कंट्री में। वन सेट कॉन्फर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट and authority by the state government of the system created by the problem of discrimination। इन सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। दैट इज स्टेट में डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ इट्स सिटीजन इन मैटर लाइक राइट टू वोट। स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है वोट देने के वक्त में। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस के लिए। राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड सो ऑन और कुछ। दिस प्रॉब्लम इज अवॉइडेड इन द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। जब हम सिंगल सिटीजनशिप में आएगा इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, जैसे इंडिया अवॉइड करती है इस तरह का प्रॉब्लम।
In India, all citizens, irrespective of state in which इंडिया में ऑल समस्त तरीके सब तरीके सिटीजन्स इन स्टेट में which they are born or reside enjoy the same political and civil राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री। कोई एक व्यक्ति इंडिया में कोई जगह पे पैदा हुआ है, कोई जगह पे लिविंग कर रहा है, तो उसका सेम इक्वल पॉलिटिकल राइट मिल सकती है, सिविल राइट मिल सकती है पूरे देश में। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन देम। उसका देश के उसका लोकेशन के तौर पर, उसका बॉर्न बार्थ प्लेस के तौर पर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इंडिया में आप कोई कहीं भी जाके आप लिविंग कर सकती है, अपने मर्जी से इंजॉय कर सकती हो। हाउएवर दिस जनरल रूल ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज सब्जेक्ट सम एक्सेप्शन। यही जो रूल्स रहा है डिस्क्रिमिनेशन का, कुछ एक्सेप्शन रहा है, कुछ एक्सेप्शन रहा है निम्न दिए गई है, तो डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60 के अधीन द पार्लियामेंट कैन prescribe resident within a state or union territory as a condition for certain employment or appointment in a state or union territory। पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है रेसिडेंट को विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एज कंडीशन फॉर सिटीजन्स और सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी विद इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कोई लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी में कोई काम कर रहा है तो वो पार्लियामेंट डिसाइड प्रिस्क्राइब कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट एनेक्ट द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट रिक्रूटमेंट एज टू रेसिडेंट एक्ट 1957 के अनुसार पार्लियामेंट डिसाइड करता है यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी में कोई काम कर रहा है, और आर्टिकल 60 के अनुसार और अमेंडमेंट एक्ट रिक्रूटमेंट एज टू रेसिडेंट एक्ट के तहत स्थिर होती है। and thereby otherwise the government of India to prescribe residential qualification, residential government qualification mention करती है, prescribe करती है only for appointment non graduated post in Andhra Pradesh and Himachal Pradesh and Manipur and Tripura as the act expired 1974। कोई नॉन गेजेटेड पोस्ट हो त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, तो उसका रीजनल उस स्टेट में आपको स्थायी बासिंदा आपको परमानेंटली रहना पड़ेगा, तब जाके आप उस देश के उस स्टेट के नॉन गेजेटेड पोस्ट होल्ड कर सकती हो। लेकिन वही जो सिस्टम थी वो सिस्टम खारिज हो गया, बातिल हो गया 1974 में। there are no such provision for any state except आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तेलंगाना के छोड़कर, आंध्र प्रदेश के छोड़कर कोई स्टेट में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है उस स्टेट का आपका रेसिडेंस परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरे तरीका क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 50 के अनुसार prohibit discrimination against any citizen on the ground of religion, race, caste, sex, birth of place and not on ground of residence। किसी को डिस्क्रिमिनेट करना नहीं चाहिए, प्रोहिबिट करना नहीं चाहिए उसका रिलीजन के बेसिस पर, उसका रेस के बेसिस पर, कास्ट के सेक्स के बेसिस पर, उसका प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, the ground or residence is this means that the state can provide
special benefits or give preference to the resident in matter is matter में special benefit provide करता है, special preference provide करता है that did not come within the purview of rights इस right नहीं आ सकती है गिवन बाई कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए राइट इस पारव्यू में नहीं आ सकते फॉर इंडियन सिटीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट में ऑफर कॉन्सेस फ्री फॉर एजुकेशन इट्स रेसिडेंट स्टेट कॉन्सेशन कर सकता है फ्री का एजुकेशन के लिए रेसिडेंट्स के लिए। the freedom movement and resident under the article 90 is subject to the protection of interest of any scheduled tribe and other what कोई भी शेड्यूल ट्राइब का आप अधिकार खाना नहीं कर सकते हो, उसका अधिकार उसका राइट आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। द राइट टू आउटसाइड टू एंटर राइट रहा है एंटर करने के आउटसाइड से रिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरिया आप रिसाइड कर सकते हो, आप रह सकते हो एवं सेटल हो सकते हो। ट्राइबल एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड ऑफ द कोर्स रिस्ट्रिक्टेड ट्राइबल एरिया में आप रह सकते हो। दिस इज डन टू प्रोटेक्ट डिसेंटिव कल्चर, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना है उसका कल्चर को लैंग्वेज को कस्टम्स को एंड मैनेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब में सेफ गार्ड दियर ट्रेडिशनल वोकेशन का सेव करना चाहिए। प्रॉपर्टी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रॉपर्टी जो रहा है उसका विरोध करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरोध करना चाहिए। इन केस Jammu Kashmir, the state legislature is empowered to define the person who are permanent residents of the state। जब किसी की केस में आप जम्मू कश्मीर के अधिवासी हो, परमानेंट रेसिडेंट हो, तो कॉन्फर एनी स्पेशल राइट और प्रिविलेज फॉर मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, तो आपका स्पेशल राइट और प्रिविलेज मिल सकता है जम्मू कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट के बाद में। एक्विजिशन ऑफ इम्प्रोबेबल प्रॉपर्टी में एक्वायर करने के लिए इन द स्टेट, सेटलमेंट उधर पे सेटलमेंट करने के लिए इन द स्टेट एंड स्कॉलरशिप such other form of the prohibited by the state government सभी आपको प्रोवाइड किया जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आप जम्मू कश्मीर के स्थायी बासिंदा हो, आप जम्मू कश्मीर में परमानेंट रह रहे हो, तो आप जम्मू कश्मीर स्टेट के सभी सुविधाएं ले सकती हो। The Constitution of India, like that of Canada has introduced the system of single citizenship। सिंगल सिटीजन के जो धारणा कनाडा से लिए गई है, सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड यूनिफॉर्म राइट, जो यूनिफॉर्म एक्सेप्ट द फ्यू केसेस, कुछ केस छोड़ के फॉर द पीपुल ऑफ इंडिया टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। पीपुल ऑफ इंडिया प्रमोट करना चाहिए फ्रेटर्निटी की अनुभव, यूनिटी एमंग उसको हम लोगों को एमंग माने यूनिट करना चाहिए, उस यूनिट करना चाहिए टू बिल्ड इंटीग्रेट इंडिया यूनियन गवर्न बिल्डअप करना चाहिए। डिस्पाइट दिस इंडिया हैज बीन विटनेस द कम्युनल राइट, इंडिया में साक्षी रहा है कम्युनल राइट के, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के लिए, कास्ट वायर के लिए, लिंग्विस्टिक क्लासेस के लिए, एथिक्स डिस्प्यूट के लिए। दस द एंसिड गोल ऑफ फंडिंग फादर गोल फंडिंग करा फादर एंड Constitution make to build a united integrate union has not been fully realized। Constitution make us to build an united and integrate Indian
नेशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग मेक किया उन्होंने कोशिश किया है बिल्डअप करने के लिए यूनाइटेड इंडियन इंडिया, बट इज फुल्ली इट हैज बीन नॉट फुल्ली रियलाइज। यही चीज फुल्ली रियलाइज नहीं हुआ। दोस्तों हम लोग इतने तक सिंगल सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में, अर्थात आप इंडिया के स्थायी बासिंदा हो, तो परमानेंट रेसिडेंट हो, आप बाहर यूएस जाके रह रहे हो, तो आपको इंडिया में आने के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड मिल सकता है। In September 2020, the government of India, Ministry of External Affairs, has set up a high level committee on diaspora under the chair membership of L सिंघम है। इसके बारे में ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर के बारे में एक हाई लेवल कमिटी बनाया गया था डायस्पोरा अंडर द चेयरमैनशिप LM सिंघावी के अधीन। The mandate of the committee was to make comprehensive study of the ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा। यही कमिटी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहा था ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा के बारे में, टू रिकमेंड मेजर फॉर जो कंस्ट्रक्टिव मेंबरशिप विद इन उसको उन लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव मेंबरशिप के लिए रिकमेंड मेजर कर रहा है यही कमेटी। द कमिटी सबमिट द रिपोर्ट इन जनवरी। कमेटी इस बारे में रिपोर्ट सबमिट किया जनवरी 2022। It recommended amendment of the Citizenship Amendment Act। रिकमेंड किया गया था अमेंड करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 955 के माध्यम से, टू प्रोवाइड फॉर ग्रांट डुअल सिटीजनशिप टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कोई व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उसका डुअल सिटीजन ग्रांट करने के लिए अमेंड करने के बारे में डिस्कस किया गया था 1955 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। बिलोंगिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक कंट्री, कोई सर्टेन स्पेसिफिक कंट्री में इंडियन ओरिजिन रह रहा है उसका डुअल सिटीजन ग्रांट करने के लिए। According to the Citizenship Amendment Act 2003 के अनुसार सिटीजनशिप अमेंडमेंट के अनुसार दिस प्रोविजंस एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 16 स्पेसिफाइड कंट्री rather than पाकिस्तान बांग्लादेश के छोड़कर 16 rather than कंट्री के लिए पर्सन ऑफ ओरिजिन के लिए OCI कार्ड ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड का स्पेसिफिकली व्यवस्था किए गए है। इट ऑल्सो ओमिट ऑल प्रोविजन एंड रीऑर्गेनाइज और रिलेटिंग टू द कॉमनवेल्थ मेंबरशिप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्ट। और यहीं पे जो कुछ रहा है सभी ओमिट कर दिया, सभी ओमिट को बात हो गया है। ऑल प्रोविजन रिकॉग्नाइज टू रिलेटिंग टू कॉमनवेल्थ सिटीजन की जो एक्ट रहा था उस एक्ट के कुछ चीज ओमिट हो गया है फ्रॉम प्रिंसिपल एक्ट से। लेटर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 एक्सपेंड द स्कोप ऑफ ग्रांट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट के 2005 के अनुसार कुछ स्कोप को विस्तार किया गया है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के फॉर इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ ऑल कंट्री के लिए, एक से बांग्लादेश पाकिस्तान के छोड़कर सभी देशों में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड के कुछ ग्रांट विस्तार किए गए हैं।
as long as their जो home country all dual citizenship their लोकल लॉ ड्यूअल सिटीजनशिप हो सकता है होम कंट्री के लिए लोकल लॉ के माध्यम से इट मस्ट बी नोटेड here that the overseas citizenship of India is not actual dual citizenship यही सबसे उल्लेखযোग्य विषय होती है कि overseas citizenship of India कार्ड होल्डर एक्चुअली dual citizenship नहीं है एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फॉरबिड डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनलिटी आर्टिकल 9 के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर डुअल सिटीजनशिप नहीं होता है। अगेन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज बीन मॉडिफाइड 2015 के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कुछ मॉडिफाइड किए गए थे। the provision pertaining to overseas in the principal act overseas citizen के लिए पार्शियली कुछ एक्ट को प्रिंसिपल एक्ट के लिए कुछ चेंज किए गए थे। इट हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू स्कीम बनाए गए थे कॉल्ड ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर। पहले उसका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नाम से हम लोग इसको पहचानते थे। उसके बाद 2015 के बाद उसको चेंज किया गया है। उसको चेंज करके इधर उसको न्यू स्कीम रूप से नाम उसको दिया गया है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बाय द मार्जिंग द पार्सन इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम उसके साथ मार्च किया गया है पार्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया स्कीम के एंड ओवरसीज सिटीजन कार्ड स्कीम को दोनों को एक साथ मार्च कर दिया है 2015 के बाद। द पार्सन इंडिया ओरिजिन कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस ऑन 9 अगस्त 2022 thereafter the overseas citizen scheme was introduced on December 2005 पर्सनल इंडियन ओरिजिन कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले प्रकाश किया गया था 19 अगस्त 2002 में एंड ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड पहले इंस्टीट्यूट किया गया था इंट्रोड्यूस किया गया उपस्थापन किया गए थे 1 दिसंबर 2005 में। बोथ स्कीम आर रनिंग इन पैरेलल इवन दोनों ही पैरेलल चल रहा है। थ्रू द ओवरसीज सिटीजन कार्ड स्कीम हैड बिकम मोर पावरफुल ओवरसीज सिटीजन कार्ड बिकम more powerful. This was causing unnecessary confusion in the mind of application keeping in the view some problem. Unnecessary confusion रहा है applicant के keeping the view some problem beginning faced by applicant कुछ applicant के समय कुछ problem face करती है applicant and provide enhanced facility to them उसके बदले में उसको बहुत फैसिलिटी मिलता है इस कार्ड से ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड से। ओवरसीज सिटीजनशिप enhanced facility then the government of India decided to formulate one single scheme। गवर्नमेंट इंडिया डिसाइड कर रहा है एक सिंगल स्कीम बनाए आफ्टर द margin PIO scheme and overseas citizenship contain positive attribute of both माने overseas citizenship कोई व्यक्ति positive attribute है among and PIO को उस दोनों को मिला के एक सिंगल स्कीम बनाने के कोशिश कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट। Hence, for achieving this object, the Citizen Amendment Act 2050 was enacted। 2015 के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट को एनेक्ट किया गया है। द PIO in person Indian origin scheme was rescinded हो गया है person origin 9 January 2015 and also notified that
all existing person of Indian origin card holder shall be deemed to be overseas citizenship India card holder 9 January 2015. The Citizenship Amendment Act 2015 replaced and nomenclature of ओवर सिटीजनशिप अमेंडमेंट कर 2015 में रिप्लेस करके nomenclature of overseas citizens of India with the overseas citizen of India card holder and made the following provision of principle. उसके overseas citizens of India के nomenclature करके overseas citizens of India card holder बनाया. फॉलोइंग कुछ प्रोविजन इधर प्रिंसिपल एक्ट के माध्यम में दिया गया है. अच्छा, कुछ माने रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, कैसे हम लोग ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर रजिस्टर कर सकते हैं, उस बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं. चलो ऐसे करते हैं. द Central government may, on an applicant made in the behalf, register as an overseas citizen of India card holder. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकता है कोई भी एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन के बिहाफ के लिए ओवरसीज सिटीजन्स कार्ड में रजिस्ट्रेशन करने का बिहाफ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकता है. एनी पर्सन फुल ऑफ एज एंड कैपेसिटी, कोई व्यक्ति उसका एज पे पूर्ण हो, और इसका मीनिंग है 18 ईयर हो, कैपेसिटी वो स्वाभाविक हो, तो वो ओवरसीज सिटीजनशिप की कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती है. फर्स्ट, हु इज ए सिटीजनशिप अनदर कंट्री, कोई व्यक्ति अनदर कंट्री का सिटीजन है बट वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ होने के पहले कोई व्यक्ति अदर कंट्री का सिटीजन हो तो उसका दौरान उसको सीधी ओवरसीज सिटीजनशिप की कार्ड मिल सकती है. फर्स्ट प्रोविजन हो गया, कोई व्यक्ति हु इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, कोई व्यक्ति एक दूसरे कंट्री का सिटीजन है बट वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम एट एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी टाइम बा कोई टाइम के बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ होने के समय उसको ओवरसीज प्रारंभ होने से पहले उसका ओवरसीज सिटीजनशिप मिल सकती है. हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, कोई व्यक्ति अनदर कंट्री का सिटीजन है बट वाज एलिजिबल फॉर बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसका एलिजिबिलिटी है इंडिया का सिटीजन होने के एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ होने के पहले उसका इंडियन सिटीजनशिप होने के एलिजिबिलिटी है. हु, और तीसरा रूल्स है, हु इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, कोई एक व्यक्ति अनदर कंट्री का सिटीजन है बट बिलोंग टू ए टेरिटरी, कोई टेरिटरी में रह रहा है दैट बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, कोई टेरिटरी में रह रहा है इंडिया के पार्ट है आफ्टर द 15 अगस्त 1947 के पहले कोई टेरिटरी में कोई व्यक्ति रह रहा है, वो दूसरे कंट्री में कोई एक व्यक्ति इंडियन टेरिटरी से है लेकिन वो अब दूसरे कंट्री में रह रहा है, उस टेरिटरी को हमारे देश के अंतर्भुक्त होना चाहिए 15 अगस्त 1947 के पहले. हु इज ए चाइल्ड और कुछ ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच सिटीजन, कोई चाइल्ड है और ग्रैंड चाइल्ड है और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, ये सब लोग भी सिटीजनशिप होती है इंडिया के. इस तरह से हम फुल एज कैपेसिटी वाले से हम लोग सिटीजनशिप ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर हासिल कर सकते हैं
बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। दूसरे तरीका, ए पर्सन हु इज माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन मेंशनड इन क्लॉज, कोई पर्सन माइनर चाइल्ड है उसका बारे में मेंशन किया गया क्लॉज के माध्यम से उसका सिटीजनशिप मिल सकता है। तीसरे तरीका, ए पर्सन हु इज माइनर चाइल्ड एंड हु बोथ पेरेंट आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ पेरेंट इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई एक माइनर चाइल्ड है उसका पिता माता दोनों ही इंडियन सिटीजन है और उसका पेरेंट में से कोई एक इंडियन सिटीजन है तो उसका ओवरसीज सिटीजनशिप मिल सकता है। स्पाउस ऑफ फॉरेनिंग ओरिजिन ऑफ ए सिटीजन इंडिया और स्पाउस ऑफ फॉरेनिंग ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर who has been married and registered submit for the continuous period not as a 2 year immediately preceding the present of the application। कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, इंडियन ओरिजिन इंडियन पर्सन इंडियन ओरिजिन है कि लेकिन वो विदेश में उसका काम के खातिर रह रहा है, उधर उसका कोई कोई औरत हो, कोई फीमेल हो, कोई मेल हो रह रहा है, उसका उधर जाके कोई मेल से और फीमेल से उसका शादी हो गया है तो उस व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन उसका ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड मिल सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति इधर से जाके उधर काम कर रहा है उसका बेसिस से उसका ओवरसीज सिटीजनशिप मिल सकता है, लेकिन उसका उन दोनों का विवाह होना चाहिए, लेकिन उस विवाह का टाइम मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए, एक ही साथ दोनों को रहना चाहिए, तब जाके उसको ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड मिल सकती है उस व्यक्ति का। दूसरे देश का कंट्री का जो व्यक्ति है, हमारे देश के जो व्यक्ति इधर से गए हैं उसके साथ उसका जो शादी हुआ तो हमारे देश के व्यक्ति को तो ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड है, लेकिन उस व्यक्ति का कोई कार्ड नहीं है तो उसका कार्ड उसके साथ 2 साल मैरिज में रह रहा है तो ऐसे प्रूफ एप्लीकेशन के समय मेंशन करेंगे तो उसको ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड मिल जाएगा। नो पर्सन हु आइदर और हुज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट ईच हैड बीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कोई व्यक्ति का ना हो, कोई ग्रैंड पेरेंट हो, कोई व्यक्ति ग्रैंड पेरेंट और ग्रेट पेरेंट हैड बीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो और साथ अदर कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई shall be eligible registration as an overseas citizens of Indian card holder। No person no जो who or either parent or grandparent or great parent is or had been citizen of Pakistan और साथ अदर कंट्री पाकिस्तान के हो और पाकिस्तान और बांग्लादेश के छोड़कर कोई अदर कंट्री का हो तो उसको सिटीजनशिप सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है। शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ओवरसीज सिटीजन के माध्यम से। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट may specify the date from which the existing person of Indian origin card holder shall be deemed to be overseas citizen of card holder। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई किया गया है एक डेट से which existing person of Indian origin card holder कोई existing person भी deemed दादी कर सकता है टू बी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर के लिए। Notwithstanding any content point of the central government में
it is satisfied that special circumstances, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई क्षेत्र में सेटिस्फाइड होती है कि स्पेशल सर्कमस्टेंस के आफ्टर रिकॉर्डिंग द सर्कमस्टेंस एंड राइटिंग रजिस्टर पर्सन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। स्पेशल की सर्कमस्टेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर के लिए रजिस्टर के अनुमति दे सकती है। दूसरे तरीके कॉन्फर्मेंट ऑफ राइट्स एंड ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कार्ड होल्डर कैसे कॉन्फर्मेंट रहा है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए कैसे रहा है, एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ क्या क्या सुविधा रहा है। पहले हम लोग डिस्कस किया मैंने कैसे हम लोग ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड एक्वायर करती हूँ इंडिया के माध्यम से। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया के ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड की क्या क्या सुविधा है। तो एन ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन कार्ड होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू सच राइट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई किया है इस बिहाफ, जो क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई किया है उस राइट भोग कर सकता है ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर। And overseas citizens of India card holder not to be entitled to following right, not to be entitled shall be following right as conferred on citizen of India, conferred citizen of India के जो राइट लेती है उस तरह का राइट ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए कॉन्फर्ड एंटाइटल्ड नहीं है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर शैल नॉट, ठीक है, तो उस तरह का राइट ओवरसीज सिटीजनशिप के लिए नहीं है। जैसे कि कुछ क्षेत्रों में ऐसे राइट नहीं है, जैसे कि ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडिया के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जैसे IAS, IPS, IFS और स्टेट गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय में वो भाग नहीं ले सकता है जो ओवरसीज कार्ड होल्डर होती है। He shall not be eligible for election of president। वो जो ओवरसीज सिटीजनशिप की कार्ड होल्डर व्यक्ति है वो हमारा देश का प्रेसिडेंट की इलेक्शन में भाग नहीं ले सकती है। नेक्स्ट ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए वाइस प्रेसिडेंट। वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट के लिए भाग नहीं ले सकती है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भाग नहीं ले सकती है। He shall not be eligible appointment as a judge of Supreme Court। ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर एलिजिबल नहीं होती है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए इंडिया के। He shall not be eligible for appointment जज ऑफ हाई कोर्ट। कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट का जज होने के लिए उसका कोई एलिजिबिलिटी नहीं होगा। He shall not entitled to register as a voter। ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर व्यक्ति हमारे देश में कोई भी स्टेट में रहेगा, कोई भी वोट का अधिकार नहीं उसका मिल सकती है, उसका वोट देने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, राइट नहीं मिलेगा। ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल और ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। उसका ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर व्यक्ति मेंबर ऑफ हाउस के कोई सदस्य नहीं हो सकती है और काउंसिल ऑफ स्टेट के कोई सदस्य नहीं हो सकती है। नेक्स्ट ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेचर के भी वो माने असेंबली का भी वो मेंबर, विधानसभा की मेंबर नहीं और विधान परिषद की भी वो मेंबर नहीं हो सकती हैं। He shall not be eligible for appointment, public service and post connection with affair of union or any state except for appointment in such service and post central government may specify।
वो हमारे देश में कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई सर्विस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। खाली सेंट्रल गवर्नमेंट कोई के क्षेत्रों में उसका स्पेसिफाई सर्विस में उसका इन्वॉल्व करा सकती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक सर्विस में उसको इन्वॉल्व किया गई है, तब उस सर्विस से जुड़े हुए जुड़ सकती है, लेकिन और कोई सर्विस में वो इन्वॉल्व नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर रहा है। रिनाउंसिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन कार्ड, कैसे ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड कैसे छोड़ सकती है कोई व्यक्ति, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। if any overseas citizen of Indian card holder make in prescribed manner and declaration renouncing the card register him, कोई व्यक्ति इंडिया का ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर डिक्लेरेशन रजिस्टर कर सकती है खुद। एज एन ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर डिक्लेरेशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तब ओवरसीज जो डिक्लेरेशन रहा है रजिस्टर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अपन सच रजिस्ट्रेशन दैट पर्सन शैल सीज टू बी ओवरसीज। वही उस टाइम ही जब वो रजिस्टर करती है ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर छोड़ने के लिए इन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तब उस टाइम उसका रजिस्ट्रेशन ओवरसीज सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है इंडिया से। दूसरा तरीका, व्हेयर ए पर्सन सीज टू बी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, किसी भी कोई स्थान पर कोई व्यक्ति ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर खत्म होती है, द स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन हु हैज ऑब्टेन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड, जो फॉरेन ओरिजिन में रह रहा है कोई कपल, हस्बैंड वाइफ, तो एंड एवरी माइनर चाइल्ड, और चाइल्ड रह रहा है, दैट पर्सन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज, वही लोग ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर, वो लोग ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर है, उसके पास ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर है, एंड सेल बी थ्रू अपेन केस टू बी ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर। जब उन्होंने उसका कोई विवाद हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो उसको मैरिज डिवोर्स हो गया, तो उन लोगों से उसका और उन लोगों की जो व्यक्ति इंडिया का नहीं है उसका कार्ड ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। मैरिज के बेसिस पे जो व्यक्ति इंडिया के ओरिजिन नहीं रहा है उसका इंडिया के ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड मिला है, लेकिन जब डिवोर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। उसके साथ चाइल्ड को भी ऐसे हम लोग ओवरसीज रिनाउंस कर सकते, बात दे सकते हैं। ओवरसीज कैंसिलेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, कैसे कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होते हैं कैसे देखते हैं। The central government may cancel the registration of person overseas citizens of India card holder if satisfied that, सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर सकता है ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर को, कोई भी व्यक्ति को उस किस किस क्षेत्र में करती है। पहले, द रजिस्ट्रेशन एज ए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर इज ऑब्टेन बाय मीन्स फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और कुछ और कॉन्सलीमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, कोई व्यक्ति फ्रॉड करके ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड ले रहा है, फॉल्स डॉक्यूमेंट देके ले रहा है, तब उसको ओवरसीज सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज शोन डिसअफेक्शन टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोई व्यक्ति ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर व्यक्ति इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसअफेक्शन दिखा रही है, तो उसका
सिटीजनशिप खत्म हो सकती है, ओवरसीज सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। नेक्स्ट तरीका, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर हैज ड्यूरिंग एनी वेयर इन which India may be engage unlawful trade and communicate with enemy country। कोई व्यक्ति इंडिया में ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड लेकर रह रहा है, उस टाइम वो अनलॉफुल ट्रेड कर रहा है, वाणिज्य कर रहा है और हमारा शत्रु देश के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो उस क्षेत्र में उसका ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड खत्म हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका, overseas citizens of India card holder has within 5 years after registration been seen since imprisonment for term not less than 10 years। overseas citizens card holder has within 5 year रजिस्ट्रेशन 5 ईयर की रजिस्ट्रेशन के बाद overseas been sentenced to imprisonment of not less than 12 5 ईयर रजिस्ट्रेशन ओवरसीज सिटीजन के कार्ड लेके कोई व्यक्ति 5 ईयर रजिस्ट्रेशन करके कोई व्यक्ति 2 साल सलाखों में रह रहा है, तो उस व्यक्ति का ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका, नेसेसरी so to in interest sovereignty integrity of India, the security of India, friendly relation of India with any foreign country or interest of general public, it is necessary, यही नेसेसरी है टू डू करना चाहिए, इंटरेस्ट सोवरेनिटी देखना चाहिए, इंटीग्रिटी देखना, इंडिया के प्रति सिक्योरिटी करना चाहिए, इंडिया के प्रति फ्रेंडली रिलेशन में रहना चाहिए, इंडिया के प्रति विद एनी फॉरेन कंट्री के साथ, और इंटरेस्टिंग ऑफ एनी जनरल पब्लिक के क्षेत्र में। मैरिज ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन कार्ड होल्डर has been dissolved by complaint court of law, अदरवाइज कोई कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कंप्लेन करेगा तो उसका ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड खत्म हो जाएगा। हैज नॉट बीन डिसॉल्व ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ सच मैरिज, हैज सोलेमनाइज्ड मैरिज विद एनी अदर पर्सन, कोई एक व्यक्ति और दूसरे के साथ उसका संबंध हो गया तो उस क्षेत्रों में उसका ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड चला जाएगा। कोई विदेशी व्यक्ति फॉरेनर के साथ हमारे देश के कोई औरत का शादी हुआ, उसके बाद वही फॉरेनर व्यक्ति को दूसरे कोई देश के उस देश में रह रहा है, कोई औरत के साथ उसका लव अफेयर हो गया तो उसके साथ उसका शादी हो गए, तो इस क्षेत्र में उस व्यक्ति का हमारा देश के जो औरत के साथ शादी हुआ था इस सुविधा से उसका इस बेसिस पे उसका जो ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड मिला है, तो उसका उस टाइम उसका ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड के वैलिडिटी टर्मिनेट हो जाएगा। ये खाली औरत के लिए नहीं, फीमेल के नहीं, ये चीज कोई मेल में हो सकता है, मेल में भी हो सकती है। तो दोस्तों यहीं तक हम लोग क्लास खत्म करते हैं। हम लोग पहले हम लोग सिंगल सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोग ओवरसीज सिटीजनशिप कैसे एक्टिवेट होती है, पहले हम लोग देखा है ओवरसीज सिटीजनशिप क्या होती है, कैसे एक्टिवेट होती है, कैसे ओवरसीज सिटीजनशिप को हमारे देश में क्या क्या सुविधा मिलती है, कोई व्यक्ति अपने से ओवरसीज सिटीजनशिप कैसे छोड़ सकती है और कैसे ओवरसीज सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है। तो हम लोग यही सब चीज़ इधर पे लर्न अप कर लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्लास के आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो
आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना, अच्छे रहना। थैंक यू।